हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके, ये इग्नू बीए सेकेंड ईयर BHDLA 137 की हिंदी भाषा और संप्रेषण की यूनिट 1 है, जिसमें आज हम यूनिट 1 में संप्रेषण के मूल तत्वों को पढ़ेंगे। उसमें ये जो यूनिट का नाम है और इसमें जो हम क्या क्या पढ़ेंगे, संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे, संप्रेषण क्या है, उसके विविध रूपों के बारे में पढ़ेंगे, संप्रेषण का प्रयोजन के बारे में पढ़ेंगे, प्रयोजन के बारे में, और संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में जो है। और इसके बाद में जो संप्रेषण, सफल संप्रेषण किस तरह से हम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, और ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो वीडियो है मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दिन में शोर बहुत होता है, तो इसलिए आसपास के शोर को अवॉइड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले देख लेते हैं संप्रेषण, संवाद या संचार क्या होता है। देखो, संप्रेषण, संवाद या संचार, इनमें से कुछ भी पूछ लेते आपसे तो कन्फ्यूज़ मत होना। आजकल वैसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछ रहा है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। तो देख लेते हैं इसमें संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण को अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है सूचना या विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। अब देख लेते हैं इसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं। संप्रेषण क्या है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें तथ्य भी आ जाएगा, भावनाएं भी आ जाएंगी, सूचनाएं भी आ जाएंगी, इनका आदान प्रदान होता है। एक ऐसी ये प्रक्रिया है ठीक है। ये प्रक्रिया जो है व्यक्ति के जन्म से ही शुरू हो जाती है, जिसमें पहले व्यक्ति ध्वनियों का इस्तेमाल करता है। जब वो रोता है, जब छोटा सा होता है उसमें, तो जब वो छोटा सा होता है तो तब भी वो संप्रेषण करता है ध्वनियों के माध्यम से। ठीक है, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो शब्दों का इस्तेमाल करता है, और फिर ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो अब जो थिंकर हैं उनके दृष्टिकोण में भी देख लेते हैं। जो थिंकर हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में वो देख लेते हैं। थिंकर का नाम है न्यूमैन और समर के अनुसार संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन हो गई थिंकर के अनुसार, जो थिंकर होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में हम देखेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण की विशेषताएं क्या है। संप्रेषण जो है कम्युनिकेशन या संवाद, इसकी विशेषताएं क्या है वो देख लेंगे। तो आंसर में देख लेते हैं। संप्रेषण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार हैं, वो देख लेते हैं। संप्रेषण 2 या 2 तरफा प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, एक 2 तरफा प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। तो पॉइंटों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कुछ मैंने हेडिंग का भी इस्तेमाल कराया, जो और कुछ पॉइंट दोनों ही मिलाकर इसमें आंसर लिखने की कोशिश करी मैंने। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा देख लेते हैं। संप्रेषण का लक्ष्य दूसरे व्यक्तियों तक सूचनाओं का सही अर्थ संप्रेषण करना या पहुंचाना होता है। संप्रेषण का लक्ष्य क्या होता है, दूसरे व्यक्तियों तक सूचनाओं का सही अर्थ और संप्रेषण करना या सूचनाओं का सही अर्थ पहुंचाना दूसरों तक, ये इसका लक्ष्य होता है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं आदान प्रदान दूसरे को प्रदान की जाती है। संप्रेषण के द्वारा जो है विभिन्न सूचनाएं प्रदान की जाती हैं दूसरे व्यक्तियों, और इस साथ ही दूसरे व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है इससे। जैसे कि स्टूडेंट और टीचर के मध्य में, जैसे टीचर जो है वो अपनी सूचनाओं को प्रदान करता है ना स्टूडेंट को, जब वो पढ़ा रहा होता है तो वो किस तरह का संप्रेषण इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सूचनाएँ उस प्रदान की जाती हैं स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये देख लीजिए, एक बार फिर देख लो आप, इसको जो है कॉपी में नोट डाउन करते रहें। संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, दूसरे व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है साथ में। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तिगत समझ और मनोदशा में वृद्धि होती है। ओके, इसके माध्यम से व्यक्तिगत समझ और मनोदशा में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें संप्रेषण में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक हो गया। एक नेक्स्ट देख लेते हैं। संप्रेषण व्यक्ति मतलब खुद के लिए, और अवैयक्तिक मतलब दूसरों के लिए। देखिए, मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो,
इसमें संप्रेषण में व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों प्रकार से किया जाता है। ये संप्रेषण जो है व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों प्रकार से किया जाता है। व्यक्तिगत जब हम अपने लिए करते हैं, पूरे दिन भर में हम अपने लिए करते हैं ज़्यादातर संप्रेषण, और अव्यक्तिक मतलब दूसरों के लिए हम कब करते हैं, जब जैसे कि कोई आपसे बोल दे कि बेटा ये जो है पढ़ के बता दो हमें, जो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो हमसे कुछ पढ़वाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए संप्रेषण करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों प्रकार से होता है। अब पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी एक विशेषता ये भी है। ओके, अब देख लेते हैं ये। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। रुकिए, संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक माने सेंडर। देखो मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है क्योंकि ज़्यादातर वर्ड हमें हिंदी में समझ नहीं आते और हम उसको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो इसलिए कुछ वर्ड हैं जिनको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। तो संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक मतलब सेंडर से शुरू होती है, प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक की प्राप्ति के बाद प्रेषक पर ही आकर समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो सेंडर से ही शुरू होती है और उसके बाद में जब सेंडर को फीडबैक मिल जाता है उसके बाद ही सेंडर पर ही आकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। संप्रेषण में संकेत, ध्वनि, शब्दों, चिन्हों का प्रयोग होता है। इसकी विशेषताएं अभी तक हमने ये पढ़ी हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, संप्रेषण के विविध रूप। अब इसके रूपों में इसके बहुत सारे रूप हैं संप्रेषण के। इसमें मौखिक संप्रेषण है, आंगिक संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है और संचार माध्यम मतलब वो टीवी रेडियो के माध्यम से जो संप्रेषण होता है वो। तो हम ये सभी रूप इसके पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसमें जो है ओके, अब देख लेते हैं ये मौखिक संप्रेषण होता क्या है। तो मौखिक संप्रेषण में देख लेते हैं पहले हम मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति बोलकर शब्दों और ध्वनियों के द्वारा अपनी बात को या फिर अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ठीक है, ये पता लग गया कि मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति बोलकर शब्दों या ध्वनियों के द्वारा अपनी बात को, विचारों को या भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब इसके जो हैं कुछ गुण देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं या गुण। मौखिक संप्रेषण की कुछ विशेषताएं और ये गुण हैं वो देख लेते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं क्या है या गुण क्या हैं वो बताएं। तो देख लेते हैं मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं। मौखिक संप्रेषण करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, और मौखिक संप्रेषण में ध्वनियों तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक ये हो गई इसकी विशेषता है। ओके, और देख लेते हैं मौखिक संप्रेषण को लचीला संप्रेषण भी कहा जाता है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के मुंह से कुछ गलत शब्दों का उच्चारण हो जाता है तब वह व्यक्ति, इसमें जो है 2 बार तब आ गया टाइपिंग एरर है तो उसके लिए सॉरी, तो तब वह व्यक्ति अपनी गलती मानते हुए उन शब्दों में सुधार करता है। ठीक है, इसलिए ये जो है लचीला संप्रेषण भी कहा जाता है। तो इसकी एडवांटेज एक ये भी है, विशेषता है। तो और नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मौखिक संप्रेषण का प्रयोग करता है। जितने भी संप्रेषण है उनमें सबसे ज़्यादा मौखिक संप्रेषण का इस्तेमाल करता है, ये जो है इसका एडवांटेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इस संप्रेषण में धन, समय, श्रम तीनों की ही बचत होती है। केवल शब्दों के उच्चारण के माध्यम से ही उच्चारण के माध्यम से ही ये कार्य अपना संपन्न कर लेता है। मतलब इससे जो है धन की बचत होती है और श्रम की बचत होती है और समय की बचत होती है मौखिक संप्रेषण से। तो ये एक इसकी ये भी एडवांटेज हो गई। ठीक है, तो आप जो है इसको लिखते भी रहना, अपने कॉपी पेन लेके बैठना और इसको लिखते भी रहना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मौखिक संप्रेषण द्वारा प्रबंधकों व अधिकारियों के लिए अधीनस्थों व कर्मचारियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। मतलब मौखिक संप्रेषण द्वारा जो ऑफिस कार्यालय होते हैं उनमें जो कर्मचारी जो होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं,
वो जो है इसके द्वारा अपने अधीनस्थों पर अच्छे से नियंत्रण कर पाते हैं, मतलब उनको इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कौन से, तो मौखिक संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी मौखिक संप्रेषण की कमियां व दोष। ठीक है, ये मौखिक संप्रेषण की कमियां व दोष। अब इसकी जो है मैंने कुछ हेडिंग लिखी हैं, तो वो हेडिंग देख लेते हैं। लिखित प्रमाण का अभाव। मौखिक संप्रेषण में जो है लिखित प्रमाण का अभाव होता है। ये रहा, मौखिक संप्रेषण का सबसे बड़ा दोष ये है कि इस संप्रेषण में लिखित प्रमाण का अभाव होता है। सूचना प्राप्त करता मतलब रिसीवर यदि बाद में अपनी स्थिति से मुकर जाता है तो उसके विरुद्ध कोई भी लिखित प्रमाण न होने के कारण वह वैधानिक व अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही करने में जो कठिनाई उत्पन्न होती है, देखो ये उत्पन्न होती है। मतलब अगर जो कोई मौखिक संप्रेषण हमने किया है तो ऐसे में अगर जो सामने वाला अपनी बात से मुकर जाए तो हमारे पास कोई भी लिखित में प्रमाण नहीं होता कि वो जो है सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ऐसे में जो भी उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करनी होती है तो उसमें भी मुश्किल होती है। तो एक जो है इसका दोष ये है। ओके, और देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, दूसरा है संप्रेषण लंबा होने के कारण। इसका एक दोष है मौखिक संप्रेषण का। मौखिक संप्रेषण लंबा होने के कारण जो है एक ये भी दोष है। मौखिक संप्रेषण का एक दोष ये भी है कि संप्रेषण ज़्यादा लंबा होने के कारण प्राप्तकर्ता जो होता है, रिसीवर जो होता है, जो बात सुन रहा होता है, वो बोर हो जाता है। कभी कभी जो बोर हो जाता है, ज़्यादा होता है ना कि संप्रेषण लंबा है, कोई जैसे हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या फिर कहीं असेंबली में वो स्पीच वगैरह सुन रहे हैं किसी की, तो हम जो है बोर हो जाते हैं क्योंकि उसका संप्रेषण जो है, उसकी स्पीच जो है वो लंबी होती है। ऐसे में जिससे प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है वो सेंडर की बात को दिलचस्पी से नहीं सुनता और संप्रेषण जो है अधूरा रह जाता है। वो अपनी बात को जो है सही से दूसरे तक नहीं पहुंचा पाता। तो इसका एक कारण वो दोष ये भी है, दोष का कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है प्राप्तकर्ता का समय पर मौजूद ना होना। देखो, प्राप्तकर्ता मतलब वही है रिसीवर। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। मौखिक संप्रेषण के लिए ये आवश्यक है जिस समय संदेश देने वाला व्यक्ति संदेश प्रेषक करना चाहता है, संदेश देने वाला व्यक्ति जो होता है वो संदेश भेजना चाहता है, मतलब भेज रहा है, तो उस समय संदेश प्राप्ति करने वाला व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा संदेश विफल हो जाता है। ठीक है, इसका जो है मौखिक संप्रेषण का एक ये भी दोष है कि जब हम संदेश दे रहे हैं या फिर कोई भी मैसेज दे रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो उसका सामने मौजूद होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि वो सामने मौजूद नहीं है और हम जो है संप्रेषण करने, ऐसे संप्रेषण हो नहीं पाएगा, मौखिक संप्रेषण नहीं हो पाएगा। ये जो है संप्रेषण लिखित संप्रेषण में काम आता है, जब कि सामने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है और फिर भी हम संप्रेषण कर पाते हैं लिख कर या फिर लेटर वेटर के द्वारा। तो ये आगे जो उसमें वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं अब जो है इसमें जो ये आ गया लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण देख लेते हैं। रुकिए। ओके, लिखित संप्रेषण क्या है? लिखित संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा संप्रेषण है जो लिखित में हो। इसमें दो से अधिक संगठनों या कार्यालयों के बीच लिखित में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा संप्रेषण है जिसमें दो से अधिक संगठनों के बीच लिखित में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसका, ठीक है, आप समझ गए। तो ये ज़्यादातर संगठनों के कुशल संचालन के लिए ज़रूरी होता है। ये ज़्यादातर जो है संगठन जो होते हैं, कार्यालय होते हैं, ऑफिस वगैरह, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। तो इसमें जो है रिपोर्ट, नीतियाँ, कार्यविधियों, योजनाएं, समझौते, स्मरण पत्र आदि लिखकर तैयार किए जाते हैं। इसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, इनके माध्यम से, लिखित दस्तावेजों के माध्यम से। ठीक है, तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जो है लिख लेना, आप लिख कर याद करोगे तो अच्छा, ज़्यादा याद होगा। ओके, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। लिखित संप्रेषण की जो है विशेषताएं ये हैं कि इसमें जो है लिखित संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। लिखित संप्रेषण में सूचनाएं
स्पष्ट व सटीक मिलती हैं। इसमें जो है लिखित संप्रेषण में सूचनाएं स्पष्ट और सटीक मिलती हैं, क्योंकि लिखकर जब हम किसी से संप्रेषण करते हैं तो हम सोच समझ कर लिखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए सटीक जानकारी मिलती है इससे। लिखित संप्रेषण में 2 या 2 से अधिक पक्षों की आवश्यकता होती है। देखो, 2 या 2 से अधिक पक्षों की आवश्यकता होती है लिखित संप्रेषण में। पक्ष मतलब सेंडर और रिसीवर, ठीक है। अब जो है ये देख लेते हैं लिखित संप्रेषण के लाभ, इसके देख लेते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क अनावश्यक, मतलब इसमें लिखित संप्रेषण में जो है इसके लाभ ये हैं कि इसमें जो प्रत्यक्ष संपर्क जो है अनावश्यक होता है, कि इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला जो बंदा है वो हमारे सामने हो जब हम लिखित संप्रेषण करने। अभी मैंने इसमें मौखिक संप्रेषण के दोष में बताया था। तो अब देख लेते हैं लिखित संप्रेषण में पक्षों का प्रत्यक्ष आमने सामने संपर्क होना ज़रूरी नहीं होता। दूसरे शब्दों में जो संदेश जो है रिसीवर है, संदेश प्रापक जो है, जो रिसीवर है जिसको संदेश मिलेगा, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। मतलब जब वही है कि जब हम संदेश भेज रहे हैं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला जिसको हम भेज रहे हैं वो हमारे सामने ही खड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे दूर हो, कहीं दूर रहता हो, तो उसको हम लिख कर जो है अपना वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण करते हैं, लिखित संप्रेषण। तो इसका एक ये लाभ ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, दस्तावेजों के रूप में ग्रहण करना। लिखित में आ जाने के कारण संदेश स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया जाता है और भविष्य में इसे भी ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर देखा जा सकता है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो है लिखित संप्रेषण में जो दस्तावेजों के रूप में जो है सूचना मिलती है उसमें व्यक्ति को, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको जो है दस्तावेजों के रूप में इसको संभाल कर रखा जा सकता है, जिसमें कि लिखित में आ जाने के कारण संदेश जो है स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया जाता है, जो भविष्य में इसकी कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको जो निकाल कर देखा जा सके। इसकी एक एडवांटेज ये भी है। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्लियरिटी। जो संदेश का लिखित होने के कारण उसमें स्पष्टता आ जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम की स्थिति जो है नहीं रहती। ओके, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोचने का समय। लिखित संप्रेषण में संदेश के संप्रेषण से पहले प्रेषक जो होता है, सेंडर जो है, उसको सोचने और समझने का पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे संदेश जो है प्रभावशाली तैयार होता है। देखो, इसमें जो है लिखित संप्रेषण में हमारे पास सोचने और समझने का टाइम होता है। जब हम लिखते होते हैं, जो मैसेज लिख रहे होते हैं भेजने के लिए, इसमें काफ़ी अच्छे से सोचते हैं, हम समझते हैं और फिर जो है अपना संदेश तैयार करते हैं। तो इसमें समय जो है बहुत मिलता है। तो इसका जो है एक लाभ ये है। अब जो है इसके दोष के बारे में देख लेते हैं। इसके लिखित संप्रेषण के दोष क्या क्या हैं। इसमें जो है गोपनीयता मतलब प्राइवेसी का अभाव होता है लिखित संप्रेषण में। लिखित संप्रेषण में गोपनीयता समाप्त हो जाती है, क्योंकि संदेश को लिपिबद्ध और हस्ताक्षर करने के लिए अनेक हाथों में जाना पड़ता है। देखो, इसमें जो है प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब हम कोई संदेश या पत्र तैयार करते हैं तो उसमें जो है लिखने के लिए और हस्ताक्षर के लिए अलग अलग जो है हाथों में जाना पड़ता है उसको। जैसे किसी कार्यालय में हम कोई नोटिस वगैरह तैयार करवा रहे हैं, तो उसमें जो है अलग अलग अधिकारियों के पास सिग्नेचर या मोहर लगवाने के लिए जाना पड़ता है। तो उसमें वो जो सिग्नेचर वगैरह करेंगे जो अधिकारी हैं, तो वो पहले उसको पढ़ते हैं। तो उसके पढ़ने से के कारण जो है उसकी गोपनीयता मतलब प्राइवेसी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं अनावश्यक देरी। मतलब जो देरी बहुत होती है इसमें। तो देख लेते हैं लिखते समय जो है लिखित संप्रेषण में संदेश के लिखने और टाइप करने और हस्ताक्षर में अनावश्यक रूप से बहुत देरी हो जाती है, जिससे इसकी कमी के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जो देरी भी बहुत होती है लिखित संप्रेषण में, ये एक जो है इसका दोष है। और देख लेते हैं प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं। मतलब लिखित संप्रेषण में जो है संदेश प्रापक मतलब रिसीवर जो होता है, उसकी प्रतिक्रिया का तुरंत पता नहीं लगता कि उसको जो है उसने सामने वाले ने उसने जो रिसीवर है उसने संदेश को किस प्रकार समझा है। तो इसका जो है एक वो है दोष है कि इसमें जो है जब हम वो मैसेज भेजते हैं तो उसका हमें पता नहीं लगता कि उसने जो है सामने वाले ने किस प्रकार हमारे मैसेज को समझा है। बल्कि
और इसके अलावा जो हम मौखिक संप्रेषण करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसके समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि वो हमारे आमने सामने होता है और वो दूर होता है, इस वजह से हमें पता नहीं लगता। ओके, और देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके ओके, प्रतिक्रिया का ज्ञान हो गया। अभी देख रहे हैं नेक्स्ट जो है लोच का अभाव। लोच मतलब होता है वो लचीला होना, इसमें शब्दों में सुधार करना, मतलब लोच का मतलब शब्दों में सुधार करना, ये लचीला होना कि उसमें सुधार किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें लोच, इसका मतलब समझ लेते हैं लोच का भाव का। लिखित संप्रेषण में लोचदार नहीं होता। लिखित संप्रेषण जो होता है वो लोचदार नहीं होता, क्योंकि एक बार लिखित संप्रेषण में मतलब एक बार लिखित में संदेश भेजे जाने के बाद उसकी वापसी नहीं हो सकती, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। अगर जो हमने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है, उसमें कुछ ऐसी लाइनों का इस्तेमाल कर लिया है जो उसमें नहीं बोलनी चाहिए थी, नहीं लिखनी चाहिए थी, तो हम उसको वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है लिखित में चला गया तो चला गया। अब इसके मुकाबले अगर जो हम मौखिक में देखें, मौखिक में हम जो है तुरंत ही सामने वाले से ये कह गए कि ये जो है हमसे गलती से हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अपनी सब गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। पर इसमें जो है लिखित में ऐसा नहीं होता, तो इसमें जो है लोच का अभाव होता है। ये लोच होती है कि उसमें अपने जो शब्दों को सुधार करना, ये लोच होती है। तो ठीक है, इसका ये पॉइंट भी हो गया। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर में आएगी, तो चलिए देखते हैं कि अब होता क्या है। अभी जो है वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट कर देना, और अगर आप हम पर ज़्यादा ही कुछ मेहरबान हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, बाय।